कंपाउंड, आपने मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर किसमें है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ऑप्शंस आर XeF2, B option is XeO2F2, C option is XeO3F2 and last option is XeF4। जल्दी से ये दो क्वेश्चंस बताएंगे, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। जल्दी से बताएंगे जी। सर ये सी वाला। सर फर्स्ट XeF2। ओके, कोई और आंसर जी? अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा है जी मैंने, इसमें मेरे को हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री बताओ। ट्रायंगल बाइपिरामिडल SP3D। SP3D ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये शेप आई, ज्योमेट्री आई? सर शीशॉ शेप आएगी इसमें। ये तो ज्योमेट्री है ना, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। ओके, चेक कर लेते हैं जी सारा जल्दी से, फिर आगे चलते हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास IO2F2 1 नेगेटिव, तो 1/2, ठीक है। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7, 2 मोनोवैलेंट फ्लोरीन प्लस 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो ये 5 बन गया, 5 के लिए SP3D आ गई, ठीक है। अब सेंटर में आयोडीन आ गया, 2 फ्लोरीन जो हैं वो आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और जो 2 ऑक्सीजन हैं वो आपके डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। और एक आएगा यहाँ पर लोन पेयर। अब इस आयोडीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर कितने आ गए हैं? टोटल 8 आ गए, तो सेंट्रल आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस शेप को हम बोलते हैं के शेप या सीसॉ। झूला देखा है ना आपने, जो बच्चों वाला झूला होता है, इस तरीके से देखा होगा आई थिंक, है ना। तो ये के शेप इसको बोलूंगा या सीसॉ शेप बोलूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सीसॉ या के शेप, सीसॉ या के शेप, ठीक है जी। बात क्लियर है ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोन पेयर कितने आएंगे, किसमें कितने लोन पेयर आएंगे, मैक्सिमम पूछे थे, है ना। तो देखो XeF2, अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है ना। तो देखो XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन आपकी SP3D आएगी, आप चेक करके देख सकते हो, 8 + 2 10, 10 पड़े 2 5, SP3D, है ना। अब 2 बॉन्ड पेयर है इसमें, 3 लोन पेयर है, तो इसमें लोन पेयर आ जाएंगे 3। यहां पर बात करता हूं तो 8 और 2 10, अगेन SP3D। यहां पर ये तो हमने अभी जो देखी ना IO2F2, ये वैसे ही बनेगी सिमिलर, आयोडीन के प्लेस पे
जिनॉन आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? जैसे ये बनाई ना मैंने शेप, सी सॉ शेप, IO2F2 1 नेगेटिव की, उसी तरीके से XeO2F2 की बनेगी। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 लोन पेयर। एक ही लोन पेयर है ना? अरे सेंट्रल एटम चेंज होगा, आयोडीन के प्लेस पे जिनॉन आ जाएगा जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी और यहां पर लोन पेयर आएंगे 0। Yes, sir. अगर XeF4 की बात करता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2, लोन पेयर आएंगे 2, यहां पर 0 लोन पेयर आएगा। तो आंसर कम्स आउट टू बी फर्स्ट ऑप्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? यहां तक की बातें क्लियर हैं या Yes, नहीं? sir. तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। अब कल मैंने असाइनमेंट आपसे इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि उसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आज मैं करवाने वाला हूं उसके क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, तो आज बस कंसेप्ट को खत्म करता हूं जल्दी से और फिर आपको असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, है ना? तो आप उसको सॉल्व करना। क्लियर हो गई बात? ओके। अब देखो मैं बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट आपको बताता हूं जल्दी से, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब अगर बॉन्ड ऑर्डर का लेमन लैंग्वेज में आपको मीनिंग बताऊं तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। मान लिया कि जैसे दो एटम्स हैं ए और बी, अगर वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1। अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। अब हमसे किसी भी उसमें मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। ठीक है, फिर आपको शॉर्टकट से भी बता दूंगा, है ना? तो यहाँ पर आप एक टेबल बना लो मेरे साथ, जिसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनके कॉरस्पॉन्ड लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 1 से चलेंगे क्योंकि 0 के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 ही होगा, है ना? तो 1 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 0.5। 2 के लिए आएगा 1, 3 के लिए आएगा 0.5, 4 के लिए आएगा 0। ठीक है, मैं 20 तक लिखवा दूंगा आपको। 5 के लिए आएगा अगेन 0.5, 6 के लिए आएगा 1, 7 के लिए आएगा 0.5, 8 के लिए आएगा 0.0, 9 के लिए आएगा 0.5, 10 के लिए आएगा 1.0। ओके, 11 के लिए आएगा 1.5, 12 के लिए आएगा 2.0, 13 के लिए आएगा 2.5, 14 के लिए आएगा 3.0, 15 के लिए आएगा। फिर देखो ना, मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। स्टार्ट हमने 0.5 से किया, है ना? तो देखो सबसे पहले 0.5, फिर 1, फिर अगेन 0.5, फिर 0। ये ट्रेंड अगेन रिपीट करेंगे एक बार। कर दिया रिपीट? 8 इलेक्ट्रॉन तक हो गया काम? यस और नो? Yes, sir. उसके बाद 9 से हम स्टार्ट करेंगे 0.5 से, और हाफ हाफ की इंक्रीमेंट करते करते हम 3 तक पहुंच जाएंगे। फिर 3 के बाद उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, हाफ हाफ से डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो 3 से हाफ गए कितने बचे? 2.5। फिर 2.5 से हाफ गए कितने बचे? 2। फिर 2 से हाफ गए कितने बचे? 1.5। 1.5 से हाफ गए कितने बचे? 1। 1 से हाफ गए कितने बचे? 0.5। 0.5 से हाफ गए कितने बचे? 0। इसके बाहर कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्ट ही टेबल बनवा दिया है। ये टेबल आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। क्लियर हो गई बात?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो ना, जो 8 तक का सिस्टम है, 8 इलेक्ट्रॉन तक का सिस्टम है, मान लिया कि उससे अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ ली जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना, ध्यान से समझेंगे। जैसे H2 का भी मेरे से बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, H2 पॉजिटिव का भी पूछा गया और H2 नेगेटिव का भी पूछा गया। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2. H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना होगा जी। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। Two. अगर आप टेबल देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर इज 1। अब H2 1 पॉजिटिव, H2 में 2 थे, 1 पॉजिटिव आ गया, मतलब H2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। 1 इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 0.5। यहां पर H2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए इज ऑल्सो बॉन्ड ऑर्डर इज 0.5। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये इसको याद रखने का तरीका है। बी फॉर बॉन्डिंग, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग, बी फॉर बॉन्डिंग, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन केवल और केवल बॉन्डिंग में ही आए। मैक्सिमम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब कल को देखो मेरे से अगर कन्फिग्रेशन पूछ लेगा हाइड्रोजन की, तो मैं क्या कन्फिग्रेशन लिख के आऊंगा? H2 की सिग्मा 1s2। ठीक है, और H2 1 पॉजिटिव की कितनी आएगी? सिग्मा 1s1। H2 1 नेगेटिव की कितनी आएगी? 3 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? अब मान लिया कि अगर आप पेपर में ये जो मैंने काउंटिंग लिखवाई ये भूल जाते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस NA। ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लिया आपसे पूछ लिया गया कि मुझे Li2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो वो सिंपल इससे निकल जाएगा। देखो, एक लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 2 लिथियम में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो ये लिख दिया कोड। ठीक है, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2, तो 1/2। बॉन्डिंग में कितने आए? 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने आए? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 1। 4 - 2 2 हो गया, 2/2 इज 1। तो क्या आपको बात क्लियर हुई? 6 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। ऐसे निकाल लो। अगर ये याद रख सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। ये देख लो, 6 के लिए 1। क्या आपकी समझ में ये बात आई है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से और क्या पूछ सकता है? जैसे मान लिया, देखो आपको एक चीज अच्छे से पता होती है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब अगर मान लिया आपसे पूछ लिया जाए H2 में, H2 पॉजिटिव में और H2 नेगेटिव में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लगाओगे? मुझे बताओ जरा। H2 more stable. H2 more stable. हाँ, अब आगे यहां तक तो चलो सभी आंसर दे देंगे, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 1 था। अब इन दोनों का 0.5 0.5 है, तो अब यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से, है ना? तो अब यहां पर ध्यान रखना कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होगा दैट विल बी लेस स्टेबल। लास्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं। अब देखो H2 पॉजिटिव में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक First इलेक्ट्रॉन था। हम्म। वो किसमें था? वो बॉन्डिंग में था। अगर H2 नेगेटिव की बात करता हूं, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 3 थे, तो 2 बॉन्डिंग में थे, एक एंटी बॉन्डिंग में था। और बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग,
तो मतलब कि सबसे ज्यादा H2, फिर उससे कम H2 पॉजिटिव, सबसे कम H2 नेगेटिव। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? यस सर। ओके। क्लियर है ये बात? यस सर। अब एक चीज आपसे यहां से और पूछी जाती है, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना? क्या पूछा जाता है आपसे यहाँ पे? मैग्नेटिक बिहेवियर की मतलब पैरामैग्नेटिक होगा कोई मॉलिक्यूल की डायमैग्नेटिक होगा, वो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाता है। तो वो कैसे बता सकते हैं आप? सर अगर पेयर्ड सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक अगर अनपेयर्ड अगर होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो क्या होगा? डाईमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो जैसे मान लिया मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो B2 है, B2, ये बताओ मुझे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। कैसे पता करेंगे? पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ जल्दी से। देखो बॉन्ड ऑर्डर तो एकदम से बता देंगे, इसका सब कुछ लिखा है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 0.5 है। वन वन सर बॉन्ड ऑर्डर। वन बॉन्ड ऑर्डर इज 1। 1 कैसे आया जी? क्योंकि देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एक बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, दो में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन के सामने की वैल्यू देखो जरा, 1 लिखी हुई है या नहीं? यस सर। वो लिखी हुई है जी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं। पहले 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे खत्म हो जाएंगे इसके, है ना? 2 2 2 2। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कहां जाते हैं? डी में, सॉरी डी है नहीं, बॉन्डिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लिया पहले इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा 1s में, उसके बाद गए सिग्मा सिग्मा स्टार 1s में, उसके बाद गए सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार सिग्मा 2s, 2, फिर सिग्मा पाई। पाई में जाएंगे कि सिग्मा में जाएंगे? देखो मैं आपको ये भी क्लियर करता हूं, पहले जाएंगे पाई में। किसमें जाएंगे? देखो नाइट्रोजन तक, मतलब Z लेस देन इक्वल टू 7 तक अगर बात करता हूं, तो ट्रेंड क्या रहता है? पहले सिग्मा 1s की फीलिंग होती है, फिर सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा स्टार 2s की, उसके बाद पाई टू पी एक्स की, फिर पाई टू पी वाई की, फिर सिग्मा टू पी जेड की। इन दोनों की एनर्जीज बराबर होती है ना? उसके बाद इनके एंटी बॉन्डिंग आते हैं। इनके एंटी बॉन्डिंग क्या रहेंगे जी? पाई स्टार टू पी एक्स विल बी इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, लास्ट में आता है सिग्मा स्टार टू पी जेड। अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 है तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो भी बता देता हूं। सिग्मा 1s वैसे ही आता है, सिग्मा स्टार 1s भी वैसे आता है, 2s और स्टार 2s भी वैसे ही आता है। अब सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाता है, बस सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाएगा, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई बाद में आ जाएंगे, फिर इनके एंटी बॉन्डिंग आएंगे, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, लास्ट में आ जाता है आपके पास सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये ट्रेंड रहता है जी। क्लियर है यहां तक आपको? अब तो देखो मैग्नेटिक बिहेवियर बताने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो ना 8 इलेक्ट्रॉन यहां तक फिल हो गए। ये तो पता है ना कि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, लेस देन 7 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, इसको मैंने बॉन्डिंग बोला, फिर 2 यहां पर आए, इसको मैंने एंटी बॉन्डिंग बोला, फिर 2 बॉन्डिंग में, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग में, फिर आएंगे किसमें? एक एंटी। आएगा पाई टू पी एक्स में, एक आएगा पाई टू पी वाई वाई में। तो में। अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना? कितने अनपेड यस इलेक्ट्रॉन है? सर। यस सर दो। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब पैरा मैग्नेटिक। औरों का बता सकते हो ऐसे? यस सर। मैं आपसे पूछता हूं कुछ क्वेश्चन,
जैसे आप मुझे Li2 का मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ विद बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद N2 का बताओ, O2 का बताओ, ठीक है, F2 का बताओ, जल्दी से बताओ पर, क्योंकि देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कोई भी शॉर्टकट ऐसा नहीं है जो आपसे छुपाया हो। मैंने आपको हर चीज बता दी है, और मोर देन सफिशिएंट है ये कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। सर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। लिथियम टू जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। लिथियम 2 पैरामैग्नेटिक। कोई और आंसर जी? बताओ जी, सारे इतना टाइम थोड़ी लगेगा, सारे शॉर्टकट आपको बता दिए, आंसर आप फिर भी डिले में दे रहे हैं। देखो सर N2 विल बी डाईमैग्नेटिक। N2 विल बी डाईमैग्नेटिक, ठीक है जी बात, एक आंसर आ गया, N2 विल बी डाईमैग्नेटिक। देखो लिथियम की बात करता हूं, Li2 जो होगा आपके पास, दो दो और दो, ठीक है, 6 हो गए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दो पेयर्ड हैं, तो मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। Li2 is diamagnetic, N2 is also diamagnetic, O2 is paramagnetic, ध्यान रखो, पैरामैग्नेटिक। स्टार मार्क कर लो इसको, इसमें कंफ्यूजन होता है। O2 is paramagnetic, F2 बताओ जल्दी से, F2 is diamagnetic। F2 अब किसी को कोई डाउट है तो मेरे से जल्दी से पूछो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? जल्दी से क्वेश्चन पूछेंगे जी अगर डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है जी, तो फिर क्वेश्चन करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन इज which is paramagnetic, which is paramagnetic? Options are NO positive, N2 positive, CO, C2। बताओ जी आंसर। Sir, N2 positive. सर N2 पॉजिटिव। N2 positive। सर CO कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी CO। आंसर इज N2 positive जी। पॉजिटिव। देखो ना, आपने अभी मुझे N2 का मैग्नेटिक बिहेवियर बताया, डायमैग्नेटिक बताया ना। अगर N2 पॉजिटिव मतलब कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो मतलब कि जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो अनपेयर्ड होगा। मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के बता देता हूं। देखो जी, N2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल N2 पॉजिटिव में, बताओ जी। 13। 13. तो 8 हो गए यहां तक। उसके बाद पाई टू पी एक्स टू, दैट विल बी इक्वल टू पाई टू पी वाई टू, कितने हो गए जी, 12 हो गए। उसके बाद सिग्मा टू पी जेड 1, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अगर N2 की बात करता हूं तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन सिग्मा टू पी जेड 2 हो जाती है। आंसर इज N2 पॉजिटिव। क्लियर हुई बात है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर बॉन्ड लेंथ।
कंपेयर बॉन्ड लेंथ N2 नेगेटिव N2 N2 नेगेटिव। बताओ इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का भी बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का भी बताओ। सर N2 नेगेटिव का ज्यादा होगा। सर बॉन्ड ऑर्डर जो है N2 का सबसे ज्यादा है, फिर उसके कम N2 फिर उससे कम N2 N2, और बॉन्ड लेंथ फिर उससे अपोजिट हो जाएगा। N2 नेगेटिव की सबसे ज्यादा, उसके कम ठीक है। N2 नेगेटिव फिर N2। ठीक 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 बोल रहे हैं। देखो ना, बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया 7 टू द 14, यहाँ पर वैल्यू आएगी 3। ठीक है, N2 नेगेटिव का मतलब 16, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 2। N2 नेगेटिव कितना हो जाएगा 15, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर ऑर्डर पूछता तो सबसे ज्यादा N2 आता, फिर N2 नेगेटिव उससे कम, N2 नेगेटिव उससे कम। ठीक है, तो ये ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे आगे आएगा बॉन्ड लेंथ में N2 नेगेटिव, फिर N2 नेगेटिव, देन आप याद रखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है जी तो प्लीज पूछ लो। Which species does not exist? Which species does not exist? ध्यान रखना, जिसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो एग्जिस्ट नहीं करता वो मॉलिक्यूल, है ना। ये क्वेश्चन नीट में भी आया, अब ये नॉर्मल पेपरों में भी आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आएगी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। बताओ जी। Sir, BE2. BE2 does not exist. आंसर इज BE2। BE2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा जी? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना सर। Bond order 0 है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू चेक कर लो, 0 है। अगर ऑप्शन में ना Ne2 भी लिखता तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता, क्योंकि 20 पे भी वैल्यू 0 लिखी है। समझ गए बात को? यस और नो? Yes, sir. इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा। इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा। कितना आएगा जी? Li2 नेगेटिव में सर 0 आएगा। Li2 नेगेटिव में 0 आएगा। ठीक है जी बात। B22 पॉजिटिव में इसमें भी 0 आएगा सर। इसमें भी 0 आएगा, तो ये भी लिख लेंगे, है ना। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है, तो इसमें अब मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, कई बार यहां से डाइपोल मोमेंट का भी आ जाता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। डाइपोल डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। क्या यूनिट होते हैं इसके?
dy, है ना। और डाइपोल मोमेंट क्या मेजर करती है? इट मेजर्स पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब हम यहां पर डायरेक्टली बात ये करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है और किसकी नॉन जीरो है। तो ध्यान रखेंगे जिसकी डाइपोल मोमेंट जीरो आएगी वो नॉन पोलर होगा, और जिसकी नॉट इक्वल टू जीरो आएगी वो पोलर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस और नो? अब मैंने आपको जितने भी मॉलिक्यूल बताए थे जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री थी, उन सभी में डाइपोल मोमेंट जीरो आती है। जैसे BeCl2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद BF3 BCl3 हो गया, CH4 हो गया, PCl5 हो गया, S6 हो गया, IF7 हो गया, ठीक है। XCF2 की भी जीरो आती है, XCF4 की भी जीरो आती है। तो ये जो मॉलिक्यूल जिनकी रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं यहां तक, उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो आती है। और ध्यान रखेंगे यहां पर लोन पेयर आने के बावजूद भी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है XCF2 में और XCF4 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन के कहीं ना कहीं से आपके पेपर में आ सकते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं? क्लियर है या नहीं आपको ये बात? एक चीज याद और रखेंगे, अब NH3 में लोन पेयर आता है, NF3 में भी लोन पेयर आता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो NH3 की डाइपोल मूवमेंट है इट इज मोर देन NF3। अब देखो डाइपोल मूवमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायरेक्शन हम लेके चलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ। देखो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि NH3 और NF3 में NH3 की ज्यादा क्यों है। देखो अगर NH3 का स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, पिरामिडल टाइप में, कल आपको बताया था। NF3 का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनता है, पिरामिडल टाइप में। अब देखो अगर मैं इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिखूं तो आएगी इस तरीके से, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन नाइट्रोजन। इस बॉन्ड के लिए इस तरीके से आएगी, और इस बॉन्ड के लिए इस तरीके से आएगी। और लोन पेयर के लिए हमेशा लोन पेयर की डायरेक्शन अपवर्ड्स होती है ना। तो इसमें देखो लोन पेयर की अपवर्ड आ गई। अब फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ को डाइपोल की डायरेक्शन बढ़ेगी। अब ध्यान रखना कि जब डाइपोल्स एक डायरेक्शन में होते हैं, चाहे डाउनवर्ड चाहे अपवर्ड, तो वो ऐड हो जाती है डाइपोल मोमेंट। और अगर एक डायरेक्शन में है दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है तो कुछ पार्ट कैंसिल हो जाता है। अगर NH3 की बात करता हूं तो NH3 में सारे के सारे डाइपोल जो है वो एक तरफ है, तो मतलब जो उसका रिजल्टेंट डाइपोल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि जो 3 NH बॉन्ड है उनका डाइपोल भी इस डायरेक्शन में है और लोन पेयर का डाइपोल भी इस डायरेक्शन में है। जबकि NF3 में ऐसा नहीं है, जिस डायरेक्शन में लोन पेयर का डाइपोल है उससे अपोजिट डायरेक्शन में नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड के डाइपोल हैं। तो इसलिए यहां पर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट का पार्ट जो है वो कैंसल होगा। तो दैट्स व्हाई NH3 विल हैव मोर डाइपोल मूवमेंट देन NF3। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। समझ गए बात को जी? यस सर। तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखना जहां पर भी कोई लोन पेयर नहीं है उसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि CCl4 की डाइपोल मूवमेंट कितनी होगी, क्या आंसर देंगे? जीरो। आंसर देंगे कि इसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो होगी क्योंकि ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है। सिमिलरली SiH4 की डाइपोल मूवमेंट कितनी होगी? अगेन आंसर देंगे कि जीरो होगी। CO2 की कितनी होगी जी? जीरो होगी, रेगुलर लीनियर शेप है। AlCl3 की कितनी होगी? जीरो होगी। BCl3 की कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि जहां पर कोई लोन पेयर नहीं है वहां पर डाइपोल मूवमेंट जीरो आएगी। सिंपल सी बात है। और दो एग्जांपल ऐसे बताए जहां पर लोन पेयर भी होगा पर फिर भी डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है। वन इज XeF2, अनदर वन इज XeF4।
यहां पर भी मैं चाहूं तो उनको एक्सप्लेन कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि ये कैंसिल कैसे होती है। देखो XeF2 में क्या होता है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आती है आपके पास sp3d, ठीक है, और इसकी जो शेप बनती है वो इस तरीके से लीनियर शेप बनती है, ठीक है। अब लीनियर शेप एक सिमेट्रिकल शेप बन जाती है, क्योंकि लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन मैं यहां पर नहीं लेता हूं, वो काउंटर बैलेंस हो जाती है ना, तो ये नेट इसकी फिर 0 आ जाती है इस तरीके से। XeF4 में भी ऐसा ही होगा, इसमें 4 फ्लोरीन इस तरीके से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी, और जो 2 लोन पेयर होंगे वो रिजल्टेंट एक दूसरे की डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर भी डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 आती है। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। पॉसिबिलिटी है कि यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे और करवाता हूं, कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, LiCl, AlCl3, CCl4, BeCl2, अरेंज करो इनको ऑर्डर में और जल्दी से आंसर बताओ। सर lithium chloride, beryllium chloride, aluminum chloride and calcium chloride. सबसे ज्यादा किसकी होगी? CCl4 L. सबसे ज्यादा होगी CCl4 की। कल ही तो करवाया था कोवेलेंट कैरेक्टर, भूल गए इतने जल्दी। यहाँ पर चार्ज देखो जी, लिथियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 है, कार्बन पे +4 है, ठीक है, और एल्यूमिनियम इस पे बेरिलियम पे 2+। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, कल ही तो बताया था। CCl4, फिर AlCl3, फिर BeCl2, फिर LiCl, तो इस तरीके से ऑर्डर रहने वाला। क्लियर हुई बात? आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है जी सभी को? यस सर। तो मैं इसकी असाइनमेंट आपको भेज दूंगा, आप वो सॉल्व करना, फिर मैं आपको शाम को जो है वो उसकी आंसर की दे दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे कल की, जो एग्जाम पेपर आपका मैंने लिया था, मैं उनका हिंट दे देता हूं आपको, आप सॉल्व करने की ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं होंगे तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा वो, है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे जी? आई थिंक 2 कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड थे, 3, और एक मिनट रुको जी, मैं पेपर निकाल रहा हूँ। 9, 10, 11 और 19, 20। देखो जी, 9th क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ अ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर। ये तो निकल जाएगा जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी सॉल्यूशन में। मोलैरिटी क्या होती है? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस NB को कैसे लिख सकता हूं? दिस NB कैन बी रिटन एज WB by MB। WB इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, कितना दिया है? 36 ग्राम दिया है, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, और यहाँ पर वॉल्यूम आपको ml में दिया है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर ये ml में दिया होता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, कैपिटल M विल बी इक्वल टू 36 इंटू 1000 डिवाइड बाय 180 इंटू 400। उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ a solution containing 0.5 mole of S3PO4 dissolved in 500 ग्राम of water। उसमें मोलैलिटी निकालनी थी आपने। मोलैलिटी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
अब अगर ग्राम में दिया हो तो कैसे निकलती है, m विल बी इक्वल टू NB इंटू 1000 डिवाइड बाय WA इन ग्राम। अब इसमें NB आपको डायरेक्टली दे दिया है, कितना दिया है NB, 0.5 मोल बोला है, तो 0.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 500, कर लेंगे ना सॉल्व, यस और नो? यस सर। yes sir, ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछी गई है, बहुत इजीली निकल जाएगी। m विल बी इक्वल टू NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। NB कैसे निकालेंगे, बिल्कुल मैं बता देता हूं जी। तो देखो NB विल बी इक्वल टू कितना था, 19.6 था, और इसका मोलर मास होता है 98, तो ये आई थिंक 0.2 आ जाएगा, 2 से चला जाएगा ना, 91 98 बंदा 98, ये 2 से चला जाएगा 196 करके, ठीक है। तो 0.2 मोल आगे, तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.2 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर दिया है 4, तो उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला था जी? सर 19 और 20 करवा दो कंडक्टेंस। ओके, तो 19th क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन बताएं जरा। द रेजिस्टेंस Resistance was 0.01. Normal solution of an electrolyte AB at 328 Kelvin is 100 ohm. The specific conductance of solution. अब इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है जी, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज inversely कापा, proportional, yes sir, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा होती है ना। आपको देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आपने जब भी आपको उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपने गिवन देखना है, आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। आपको देखो सेल कांस्टेंट दिया है, तो जी स्टार दिया है, कितना दिया है जी स्टार, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस दी है R 100 ओम। तो कितना आसान क्वेश्चन है जी। देखो ना, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था ना, कापा विल बी इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, और जी क्या था, कंडक्टेंस थी, कंडक्टेंस को क्या लिख सकता हूं, कापा विल बी 1 इक्वल by टू R, 1 बाय आर इंटू जी स्टार। ठीक है, तो यहां से क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होके आएगा आपके पास, K is equals to 1 by 100 यहां से रिलेशन आ into, गया जी, कापा विल बी इक्वल टू जी स्टार बाय आर, क्योंकि आपसे स्पेसिफिक पूछी हुई है, yes, आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछी हुई, तो आप निकाल सकते हो 1 बाय 100, कितना आंसर आ जाएगा देख लो, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, 0 0.1, है ना। अब इसमें यूनिट देख लेना, यूनिट क्या आएंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये चेक कर लेना यूनिट, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर आई थिंक -2 दो जगह था दिया हुआ मैंने, जो मुझे ध्यान है। सर ये तो यूनिट्स दी थी ना, उससे भी हो सकता था। हाँ हाँ, यूनिट से भी हो सकता था जी, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं जी, यूनिट से भी हो सकता था। बाकी किसी में भी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट्स नहीं थी ना। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी थी। देखो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलती है, मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय m। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, आपको कंडक्टिविटी दी है, इसमें कितनी दी है कंडक्टिविटी, आपको कापा इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 0 पॉइंट कितनी है, 0.0110 है क्या, Yes, sir. 0 पॉइंट, हाँ इतनी ही है। ठीक है, मोलैरिटी भी दी है, कितनी दी है 0.05, तो ये करना था इंटू 1000 डिवाइड बाय कितना था ये 0.05, इसको सॉल्व करना, आप कितना आएगा इसको सॉल्व करके, वो आपका आंसर होगा। समझ गए जी बात को? मैं सॉल्व करवा दूं क्या? अब देखो इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 11 ही बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 डिवाइड बाय 0.05। ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 1100 डिवाइड बाय 5, तो ये कितने से जाएगा, 220, 220 आंसर आएगा शायद, yes sir, ऑप्शन कोई 220 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आएगा जी, डी इज द आंसर। ठीक है जी, यही डाउट थे क्या?
Yes, sir. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, आप उसको सॉल्व करना और उसकी आंसर की आपको शाम को दे दूंगा, और कल के लिए जो चैप्टर रिवाइज करना है वो आपको बता दूंगा जब आंसर की आपके साथ शेयर करूंगा। ओके जी, सर अगर पॉसिबल है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड कर दीजिए करें। मैम अब मुझे नहीं पता कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, अगर रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा सर को कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर करते यस सर। हैं। ओके जी, थैंक यू।